जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम पूरे 50 क्वेश्चन जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के लेकर आए हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का और पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, 543, 545, 547 और 552। ठीक है, तो लोकसभा की जो भारतीय संसद है उसमें लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो टोटल कितनी होती है, 552। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें इलेक्शन कितनी सीटों पर होता है, तो जो इलेक्शन होता है वो 543 सीटों पर होता है। ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर 2 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल 545 सदस्यों पर सदस्य अभी वर्तमान में है और 552 टोटल है, जिसमें इलेक्शन 543 पर होता है। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, रामागुडम, रावतभाटा, नरोरा या कलपक्कम। तो इनमें से कौन सा एक पावर स्टेशन परमाणु पावर स्टेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, रामागुडम। बाकी रावतभाटा, नरोरा और कलपक्कम ये तीनों परमाणु पावर स्टेशन है। अगला क्वेश्चन अपना, मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, यानी मानस किस नदी की उपनदी या किस नदी की सहायक नदी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। तो मानस किस नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज इन लोकेटेड इन सिक्किम, यानी निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, रोमटेक, के, हेमिस या टोबो। तो इनमें से कौन सा बौद्ध मठ है जो सिक्किम में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, रोमटेक। रोमटेक मठ कहाँ स्थित है, सिक्किम के अंदर, और ये भारत का सबसे बड़ा मठ भी है। अगला क्वेश्चन अपना, आइस हॉकी लैक्रोस इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री, यानी आइस हॉकी लैक्रोस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कनाडा, स्कॉटलैंड, डेनमार्क या स्वीडन। तो आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा का। ठीक है, ये बर्फ पर खेले जाने वाली हॉकी जिसको लैक्रोस भी कहा जाता है, किसका राष्ट्रीय खेल है, कनाडा का। अगला क्वेश्चन अपना, यूनाइटेड नेशन डे इन सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 24 अप्रैल, 24 जनवरी, 24 सितंबर या 24 अक्टूबर। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यानी UNO, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन अपना, व्हेन एंड वेयर वाज द नेशनल एंथम जन गण मन फर्स्ट संग, यानी राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1911 कोलकाता में, 1931 कोलकाता में, 1950 दिल्ली में या 1896 कोलकाता में। तो जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन उसको सबसे पहले कब गाया गया, 1911 में, और कहाँ पर गाया गया था, कोलकाता के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, 1911 कलकत्ता के अंदर। अगला क्वेश्चन अपना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है। ठीक है, इन विच इंडियन स्टेट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या केरल। तो साइलेंट वैली है, इसको हिंदी में बोलते हैं मूक घाटी राष्ट्रीय पार्क, कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, केरल के अंदर। और अगला क्वेश्चन है अपना, द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज, यानी एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, यांतेज, अमेजन, येनिसी या
नील नदी। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, यांतेज नदी, जिसको यांगसी क्यांग भी कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है? चीन के अंदर, ठीक है, चीन के अंदर। और ये एशिया की सबसे लंबी तथा विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। बल्कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बहती है। और दूसरी जो सबसे लंबी नदी है वो अमेजन, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर बहती है। ये अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है, ठीक है। और तीसरी जो सबसे लंबी नदी है वो है यांते, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसको यांगसी क्यांग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, हु गवर्न्स द यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, संसद का, मंत्रिपरिषद का, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का, या प्रधानमंत्री का। जो यूनियन टेरिटरी होती है, केंद्र शासित प्रदेश, उन पे जो शासन चलता है वो किसका होता है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल का, ठीक है। यहाँ उपराज्यपाल भी हो सकता है, प्रशासक की जगह उपराज्यपाल, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत उपराज्यपाल का शासन चलता है केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर। और भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? टोटल 8 भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है अपना, इन विच ईयर डिड द कांग्रेस पास द क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशंस, यानी भारत कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1940, 1941, 1946 या 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 1942 में। और 1942 में ही, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन अपना, विच गुप्त रूलर्स इन कंसिडर द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है, इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, कुमारगुप्त फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द टर्म बुल्स एंड बियर रिलेटेड टू, यानी बुल्स एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्टॉक मार्केट से, बैंकिंग से, विदेशी मुद्रा से या आंतरिक व्यापार से। तो बुल्स एंड बियर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से, ठीक है। और बुल्स और बियर की जगह यहाँ पर तेजड़िया या फिर मंदड़िया, ठीक है, इन दोनों शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तेजड़िया और मंदड़िया ये दोनों भी बुल्स एंड बियर के अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन अपना, वेयर इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ जूट इन इंडिया, ठीक है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, असम, बिहार, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो भारत में जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल, ठीक है। बंगाल के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा जूट पैदा होता है। और अगर हम बात करें विश्व में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, तो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जूट है वो कहाँ पर होता है? बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। बांग्लादेश विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक या पटसन उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है अपना, नो एज द मक्का ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है, कौन सा शहर है जो क्रिकेट के मक्का के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, लॉर्ड्स, लीड्स, ओवल या ईडन गार्डन। तो विश्व के अंदर जो क्रिकेट का मक्का है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को, ठीक है। और ये कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर। और यहीं इसी ग्राउंड को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। और अगर सवाल पूछे कि भारत में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत के अंदर ईडन गार्डन को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर, ठीक है। कोलकाता के ईडन गार्डन को भारतीय क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। सेकंड पार्ट है अपना जनरल साइंस का। और जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द सॉफ्टेस्ट मेटल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना और टिन। तो इनमें से जो सबसे मुलायम धातु है, नरम धातु है, वो कौन सी है?
ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है, सोना सबसे मुलायम धातु। सोना इतना मुलायम होता है कि अगर एक सोने की 32 mm की रोड होती है उसको भी हम हाथों से आराम से मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा सोना। अगला क्वेश्चन है अपना, हाउ वुड द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, यानी एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पर्पल यानी बैंगनी, लाल, नीला या काला। तो अंतरिक्ष में से जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा काला। ठीक है, और अगर अपने क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर वायुमंडल नहीं होता, तो अगर अपनी धरती पर भी अगर वायुमंडल नहीं होता तो अपना आकाश यहाँ धरती से भी काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है अपना, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फ़ारेनहाइट स्केल इन 212 फ़ारेनहाइट, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेल्सियस स्केल विल बी, यानी फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान एक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा। ठीक है, देखो इसको एक फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि F-32 डिवाइड 9 इक्वल होता है C/5। ठीक है, F-32/9 बराबर C/5। ठीक है, देखो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दे रखा है अपने पास 212, तो जहाँ F लिखा हुआ वहाँ 212 लिख दो, ये हो जाएगा अपने पास 212 माइनस 32/9 बराबर हो जाएगा C/5। ठीक है, अब 212 में से 32 गया तो कितना बचा अपने पास, 180/9 बराबर C/5, और 9 का भाग 180 में कितनी बार जाता है, 20 बार। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो C बराबर हो जाएगा अपने पास 20 को 5 से गुना किया तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि अगर फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन अपना, विच विटामिन हेल्प टू प्रोवाइड इन्फेक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या नन ऑफ दिस। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन अपना, जेलीफिश एन एग्जाम्पल ऑफ विच एसोसिएशन, यानी जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, टोनीफेरा, पेरीफेरा, नोडीरियो या प्रोटोजोआ। तो जो जेलीफिश होता है वो किस संघ का प्राणी है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा निडोरिया। ठीक है, निडोरिया संघ का ये प्राणी है। जैसे मनुष्य होता है वो मैमल्स जो स्तनधारी होता है, उसी तरह जेलीफिश होता है वो निडोरिया संघ का प्राणी है। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव कलर टू फ्लावर्स एंड सीड्स, यानी फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग कौन प्रदान करता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो इनमें से फूलों और बीजों का जो अलग अलग रंग होता है उसका कारण क्या है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। जबकि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर हो जाएगा फिर क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, पत्तियों और बीजों का जो पत्तियों का रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है और फूल और बीजों का रंग क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। अगला क्वेश्चन अपना, आइडेंटिफाई द मेटल विच इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर, यानी उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अविषैला है, यानी वो जहरीला नहीं है। ठीक है, इसके अंदर रेडिएशन नहीं होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्रोमियम, सोना, कैनेडियम या कोबाल्ट। तो इनमें से कौन सी धातु है जो अपनी प्रकृति के अंदर विषैला नहीं है। ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई भी रेडिएशन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है, सोना एक विदाउट रेडिएशन वाला एक मेटल है। बाकी क्रोमियम, कैनेडियम और कोबाल्ट इनके अंदर रेडिएशन होता है। अगला क्वेश्चन अपना, हाइपरमेट्रोपिया मीन्स, यानी हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता या रतौंधी। तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और इसके उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, मायोपिया को क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष। और आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है अपना, ऑन व्हाट लॉ डज हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स, यानी द्रवचलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पास्कल्स नियम, बर्नौली प्रमेय, थॉमसन नियम या न्यूटन नियम। तो जो द्रवचलित ब्रेक होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, पास्कल के नियम पर। क्योंकि दाब के जितने भी जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये तीनों पास्कल के नियम पर काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉज मिनिमम एनवायरमेंट पोल्यूशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। तो इनमें से कौन सा ईंधन है जिससे सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल या केरोसिन। तो सबसे जो कम पर्यावरण प्रदूषण है वो किससे होता है, हाइड्रोजन से। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द डेडली पॉइजन साइनाइड, यानी घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या प्रूसिक एसिड। तो जो साइनाइड होता है, जो सबसे खतरनाक जहर है, जिसको खाने के 4-5 मिनट बाद आदमी की मौत हो जाती है, इसका रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, प्रूसिक एसिड। अगला क्वेश्चन अपना, द बोटेनिकल नेम ऑफ व्हीट प्लैनेट इज, यानी गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जियामेज, ओराइजस सेटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम या हार्डियम बुल्गेरिया। ठीक है, तो गेहूं का पौधा जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है या वनस्पतिक नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। जबकि जियामेज मक्के का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, और ओराइजस सेटाइवा चावल या धान का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि हॉर्डियम बुल्गेरियम ये किसका वैज्ञानिक नाम है, इसका आप मेरे को कमेंट में बताओ फटाफट। अगला क्वेश्चन अपना, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा इज, यानी प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 60%, 70%, 80% या 90%। तो प्लाज्मा में अपने पानी का प्रतिशत कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 90 से 92%। ठीक है, अपने जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% पानी होता है। और रक्त के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो लगभग 55 से, ठीक है, 55 से 60% के बीच में अपने रक्त के अंदर प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट्री कैनल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक आहार नलिका है। ठीक है, जिससे हम खाना खाते हैं वो आहार नलिका है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बॉयल ग्रंथि, कंठ नली, महाधमनी या फिर ग्रास नली। तो इनमें से एक आहार नलिका कौन सी है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ग्रास नली। ठीक है, ये एक आहार नलिका है। तीसरा पार्ट है अपना मैथ का, और मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 है कि 10% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एक बट्टे के समतुल्य है। ठीक है, 10% और 5% के जो दो बट्टे उनका एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो देखो समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं, प्रतिशत में सवाल है तो उसकी मात्रा कीमत क्या मान लेते हैं हम, 100। ठीक है, उसने पहले दिया अपने पास 10% का बट्टा और फिर बाद में दे रहा वो 5% का बट्टा। ठीक है, 10% और 5% के उसने दो बट्टे दिए, इन दोनों का एक बट्टा निकालना है। ठीक है, देखो बट्टे का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट या कमीशन। ठीक है, और कमीशन हमेशा कम होता है, छूट मिलती है। ठीक है, तो 10% अगर हम 100 में से छूट देंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 90। तो यहाँ लिखेंगे 90/100। दूसरी बार 5% का छूट दे रहा है तो 95/100। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे, 2 0 से ये 2 0 कट गए, या 1 0 से ये 1 0 कट गया। ठीक है, अब देखो नीचे 10 है, इसको काटो मत, 95 को 9 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 9 5 45, हासिल का 4, 81 और 4, ठीक है, 81 और 4 कितना हो जाएगा अपने पास, 85। ठीक है, बटा 10, और 10 का अगर भाग देंगे तो क्या आएगा अपने पास, 85.5। कितने रुपए की चीज़ थी अपने पास, 100 रुपये की। ठीक है, और कितने में बिक रही है वो, 85.5 के अंदर। तो कितनी छूट मिल रही है, 100 में से माइनस कर दो 85.5 को, तो 14.5% का उसका एक बट्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, कोई वस्तु 5% के लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो उसका हमें क्रय मूल्य पता नहीं है, लेकिन उस पर लाभ हो रहा है उसको 5% का। ठीक है, तो देखो 5% का लाभ हो रहा है तो हम क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं, 100।
तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 पर 5% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 105। तो अब ये पूछ रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो पहले विक्रय मूल्य आएगा, तो विक्रय मूल्य अपने पास 105 और क्रय मूल्य है 100। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा 105:100। जो कट रहा है उसको काट दो, तो देखो 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 0 का 0। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा 21:20। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि ए का दुगुना बी के 3 गुना तथा सी का 4 गुने के बराबर हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। क्या कहा इसने, ए का दुगुना और बी का 3 गुना और सी का 4 गुना बराबर है। ठीक है, यानी देखो ए का दुगुना किसके बराबर है, बी का 3 गुना। ठीक है, का मतलब गुणा होता है, यहाँ भी गुणा कर सकते हो, और ये बराबर है सी का 4 गुना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 2a बराबर है 3b बराबर है 4c। ठीक है, अब देखो अगर इसके दो पार्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पहला पार्ट जहाँ 2a बराबर है 3b, और दूसरा पार्ट इसका ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो 3b बराबर है 4c। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ए अनुपात बी आ जाएगा, ए अनुपात बी। ठीक है, ए का मान बी के पास होता है तो ए का मान 3 हो जाएगा और बी का मान 2 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी क्या आया अपने पास 3:2। इसी तरह हम बी अनुपात सी भी निकाल सकते हैं, बी का मान सी के पास होता है तो बी का मान 4 हो जाएगा और सी का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ए बी है 3:2 और बी सी है 4:3। तो यहाँ से ए बी सी निकाल सकते हैं हम, तो ए अनुपात बी अनुपात यहाँ निकालते हैं हम। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी दे रखा अपने पास 3:2 और बी सी दे रखा है 4:3। खाली जगह दिख रही है, यहाँ भर दो, यहाँ 4 और यहाँ 2 लिख देते हैं, क्योंकि जो बराबर में होता है वो हमेशा खाली जगह में लिखा जाता है। 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। अब ये कट रहा है, इसको काट दो, ये हो जाएगा 2 से 6 बार, ये 4 बार और ये 3 बार। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या जाएगा अपने पास 6:4:3। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा 6, 4 और 3। अगला क्वेश्चन अपना, 330 मीटर लंबी एक ट्रेन 550 मीटर प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। ठीक है, देखो रेल की लंबाई कितनी दे रखी है 330 मीटर और प्लेटफॉर्म कितना है 550 मीटर, और पार कितने समय में करती है 44 सेकंड के अंदर। देखो अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। ठीक है, तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी अपने पास 330 और 550 होता है 880 मीटर, यानी 880 मीटर ये 44 सेकंड के अंदर जा रही है। तो देखो इसकी जो चाल वो सारी सेकंड में दे रखी है, तो देखो इधर लिखेंगे हम दूरी, इधर लिखेंगे समय। तो 880 मीटर ये अगर 44 सेकंड में जा रही है तो पता कर लो वो 1 सेकंड में कितनी जाएगी, एक्स वजर गुणा कर दो, तो ये जाएगा 44 एक्स बराबर 880, और ये 44 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, 44 दूना 88, 0 का 0, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, 12 पुरुष या 18 महिलाएं किसी खेत की फसल को 14 दिनों में काट सकते हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसे कितने दिनों में काट पाएंगे। ठीक है, देखो पुरुष कितने दे रखे हैं 12 और महिलाएं कितनी दे रखी है 18, और कितने दिन में काटते हैं ये 14 दिन के अंदर, बीच में यह आ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं बताओ 8 पुरुष तथा और, ठीक है, और 16 महिलाएं इस फसल को कितने दिनों में काट पाएगी। ठीक है, देखो यहाँ बीच में आ रहा है या का मतलब होता है या तो 12 पुरुष काम कर रहे हैं या फिर 18 महिलाएं काम कर रही है। ठीक है, और यहाँ और का मतलब होता है दोनों मिलकर। ठीक है, ये दोनों मिलकर इस फसल को कितने समय में काटेगी। तो अगर 12 पुरुष भी 14 दिन में काट रहे हैं और 18 महिलाएं भी 14 दिन में काट रहे हैं, तो यहाँ किसी से या तो पुरुष से काम करा लो या फिर महिलाओं से करवा लो। तो मैं हमेशा पीछे जो होता है महिला उनसे करवाता हूँ। तो महिलाएं कितनी है 18, और कितने दिन में काट देती है ये 14 दिनों के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो पुरुष है इनको महिलाओं में बदलना है। देखो यहाँ 12 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर है 18 महिलाओं के, 12 पुरुष है 18 महिलाओं के बराबर, तो ये 8 पुरुष कितने महिलाओं के बराबर होंगे, ये वाले 8 पुरुष x। ठीक है, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x बराबर हो जाएगा 8 इंटू 18/12, जो कटा उसको काट दो, 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 2 का भाग 8 में 4 12, 4 को 3 से गुना किया तो 12। ठीक है, यानी ये 8 पुरुष है जो 12 महिलाओं के बराबर है। अब 12 महिला यहाँ पर है और 16 महिला यहाँ ऑलरेडी है, तो टोटल महिलाएं कितनी होगी
28, 12 और 16 कितनी हो गई 28। तो अगर देखो 8 महिलाएं 14 दिन में करती है तो 28 महिलाएं कितना दिन में करेगी x। व्यक्ति और समय आता है तो हमेशा सीधा गुणा होता है, तो x बराबर हो जाएगा अपने पास 18 इंटू 14/28। जो कट रहा है उसको काट दो, 14 दून 28 और 2 नम 18। तो 9 दिन के अंदर उस फसल को वो 18 महिलाएं, 8 महिला और 16 पुरुष काट देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में तथा सी तथा ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं तो अकेला बी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी करते हैं 15 दिन में और सी प्लस ए करता है इसको 20 दिन के अंदर। ठीक है, तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ ए भी यहाँ 2 बार कर रहा है, बी भी 2 बार कर रहा है और सी भी 2 बार कर रहे हैं, तो सब 2 बार काम करे, इस चीज़ को खास तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए और बी का हो जाएगा 1/12, बी का हो जाएगा, बी और सी का हो जाएगा 1/15 और सी और ए का हो जाएगा 1/20। ठीक है, अब तीनों को जोड़ लेंगे हम, तो एलसीएम कितना आ रहा है, जोड़ने के लिए एलसीएम लेंगे 1/12, 1/15 और 1/20 का, तो एलसीएम आएगा अपने पास यहाँ 60। ठीक है, 12 का 60 में 5 बार, 5 एकम 5, 15 का 60 में 4, 4 एकम 4 और 20 का 60 में 3 एकम 3। तो इन तीनों को जोड़ते हैं तो अपने पास आता है 12/60। ठीक है, ये तीनों का एक दिन का कम आया, इसको वापस उल्टा कर लो तो ये हो जाएगा 60/12 और 12 का भाग 60 में कितनी बार जाता है 5 बार। लेकिन देखो यहाँ ये सब है ना 2 बार काम कर रहे हैं, तो जो कुल काम आया उसको 2 से गुणा कर दो, तो यानी तीनों मिलकर ये काम कितने समय में करेंगे 10 दिन के अंदर। ठीक है, तीनों मिलकर कितने समय में कर देंगे 10 दिन के अंदर। अब अपने पास देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों करते हैं 10 दिन में और हमें निकालना है बी का काम। ठीक है, तो अगर ए बी सी के काम में से हम किसके काम को माइनस करेंगे अपने पास बी का काम बचाए, तो अगर ए और सी का काम माइनस कर देंगे तो बी का काम बचाएगा। तो देखो ए और सी का काम ये माइनस कर दो। ठीक है, ए प्लस सी, और ए प्लस सी कितने समय में करते हैं 20 दिन के अंदर। ठीक है, देखो ए बी सी करते हैं 10 दिन में, ए सी करते हैं 20 दिन में, तो अकेला बी कितने दिन में करेगा वो मैं इसके काम में से इसको घटा दो, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो घटाएंगे कैसे, सबसे पहले इनका एक दिन का काम निकालेंगे, तो ए और बी सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/10 और ए सी का हो जाएगा 1/20। इसको इसमें से माइनस कर दो। घटाने के लिए भी हम एलसीएम लेते हैं, तो 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20, 10 का 20 में 2 बार और माइनस 20 का 20 में 1 बार, 1 एकम 1, 2 में से 1 गया तो 1/20 उल्टा करेंगे तो 20 दिन, यानी बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा कर पाएगा 20 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 1100.1 प्लस 111.11 प्लस 11.111 का बराबर कितना होगा। ठीक है, पॉइंटों की जोड़ है, तो सबसे पहले अपने पास पहला नंबर क्या है 1100.1। ठीक है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 3 बार 1 है और इधर 2 बार 1 है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 3 बार 1 है इधर 2 बार 1 है। अब इनको जोड़ लो। ठीक है, 1 का 1, 1 को 1 2 और यहाँ 1 1 1 3 होता है, यहाँ पॉइंट का पॉइंट, फिर यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो इनके टोटल कितनी आ रही है 1233.321। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 256 की घात 3/8 का मान क्या होगा। ठीक है, अपने पास दे रखा है 256 की घात 3/8, इसको सरल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अगर इनकी घात दे रखी है तो ये जो अंदर जो नंबर दे रखा है इसके टुकड़े करो। ठीक है, 256 के टुकड़े कर दो, तो 2 का भाग इसमें 128, फिर 2 का 64, फिर 2 का 32, फिर 2 का 16, 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2 और 2 का 1 बार। देखो यहाँ कितनी बार आ रहा है 2, 3 3 6 2 8 बार। तो इस 256 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 8। ठीक है, इंटू 3/8, कोष्टक में बार गुणा होता है ये। ठीक है, तो यहाँ 8 से 8 कट गया, क्या बचा 2 का क्यूब और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 8। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 2550 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष में एक व्यक्ति को 1071 रुपए का साधारण ब्याज किस दर से मिलेगा। देखो यहाँ मूलधन कितना दे रखा है, पी बराबर दे रखा है अपने पास 2550, टाइम दे रखा है अपने पास 3 वर्ष, दर दे रखी है यहाँ पर मालूम नहीं है और पता करनी है। ठीक है, और ब्याज दे रखा है ऐसा ही इसका 1071 रुपये। ठीक है, ये इसका ब्याज है।
अब देखो अपने पास इसका दर निकालनी है, 4 में से 3 चीज़ अपने पास है, चौथी चीज़ हम आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा अपने पास, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 बराबर होता है ऐसा ही। P दे रखा अपने पास 2550, टाइम में 3 वर्ष, दर पता नहीं है हमें तो R अपॉन 100, और ऐसा ही है इसका 1071 रुपये। इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो R के साथ क्या अपने पास 2550 इंटू 3 इंटू आर बराबर में चला जाएगा अपने पास 100 इंटू 1071, और ये दोनों गुणा में कहाँ चले जाएंगे, भाग के अंदर। ये हो जाएगा 2550 इंटू 3। अब जो कट रहा है उसको काट दो। सबसे पहले इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। देखो 3 से ये कट रहा है, 1071, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 1 बच गया, 3 5 15, 2 बच गया, 3 7 21, 357, ठीक है। देखो 10 और 255 5 से कटता है, 55 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। देखो 51 और 357 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 7 21, और 3 एकम 3, फिर 1 बच गया, कुछ नहीं बचा, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 9 27, ठीक है। 17 का 119 में 17 7 119, और 7 को यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 14, तो दर क्या हो जाएगी 14%। ऑप्शन नंबर P अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, उस पहिए को 1440 मीटर की दूरी चलने में उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। एक पहिया है जिसका व्यास कितना है 98, ठीक है। अगर व्यास उसका 98 है तो उसका जो रेडियस है, त्रिज्या, वो कितनी हो जाएगी 49, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका एक चक्कर निकालना पड़ेगा, एक चक्कर, ठीक है। और एक चक्कर क्या होता है, उसकी परिधि, और वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितनी है 49, 7 से कट गया 49 7 बार, और अब बचा जिनको गुणा कर लो तो 22 दूना 44, और अगर हम 44 को अगर हम गुणा करेंगे 7 से तो 7 चौक 28, हासिल का 2, 28 और 2 30, यानी एक चक्कर में वो कितना जा रहा है 308। देखो ये त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो 308 सेंटीमीटर वो एक चक्कर में जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम चक्कर, और इधर दूरी, ठीक है। वो एक चक्कर में अगर 308 सेंटीमीटर जाता है तो बताओ अब वो दूरी कितनी तय कर रहा है 1540, तो 1540 मीटर, ठीक है। कितने चक्कर लगाएगा x। देखो ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक सेंटीमीटर में, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ 2 जीरो और लगा दो, ये सेंटीमीटर बन जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा अपने पास 308x बराबर 1540 ठीक है। और ये दोनों गुणा में, ये 308 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। तो देखो यहाँ अपने पास देखो ये 154 का दुगुना 308 होता, तो ये इससे कट रहा है 154 एकम 154, 3 जीरो का 3 जीरो, और 154 दूना 208, और 1000 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 500 बार। तो कुल कितने चक्कर लगाएगा वो 500 चक्कर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी। देखो एक वर्ग है, वर्ग किसको बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं समान, और उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 256, ठीक है। और पूछ क्या रहा है उसकी परिधि, तो परिधि निकालने के लिए उसकी भुजा पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल या 256, क्षेत्रफल से हम उसकी भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और ये बराबर है 256। तो स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट लग जाएगा, और भुजा कितनी आई 256, किसका रूट होता है 256 का रूट क्या होता है 16, यानी उसकी भुजा कितनी है 16। अब ये कह रहा है कि वर्ग जिसकी परिधि, जिसकी भुजा 16, उसकी परिधि क्या होगी, तो परिधि क्या होती है 4 इंटू भुजा, तो भुजा है 4 इंटू भुजा कितनी है 16, 16 को 4 से गुणा किया तो 64, तो उसकी परिधि क्या हो जाएगी 64 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 15, 16, 20, 29, 45, 70 की अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। एक सीरीज दे रखी है अपने पास 15, 16, 20, 29, 45 और 70, इसका अगला पद हमें पता करना है, ठीक है। तो 15 के बाद 16 आ रहा है, क्या कर रहा है ये 1 प्लस कर रहा है, 16 के बाद 20 आ रहा है तो ये 4 प्लस कर रहा है, 20 के बाद 29 आ रहा है तो यहाँ पर ये 9 प्लस कर रहा है, ठीक है। 29 के बाद 45 आ रहा है तो ये यहाँ पर 16 प्लस कर रहा है, 45 के बाद 70 आ रहा है तो यहाँ पर ये 25 प्लस कर रहा है। तो देखो अब ये जो नंबर दिखे ना 1, 4, 9, 16 और 25, ठीक है। तो अब देखो ये सारे वर्ग नंबर है, तो अगला वर्ग नंबर क्या होगा 36, क्योंकि ये 1 का है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, तब 6 का आएगा, और 6 का वर्ग क्या होता है
36, तो 70 के अंदर 36 जोड़ देंगे। 70 प्लस 36 कितना होता है 108। तो इसका अगला पद क्या हो जाएगा 106, सॉरी, तो अगला पद क्या हो जाएगा 106। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, दिए गए चित्र में यदि पी क्यू बराबर है पी आर के तो त्रिभुज पी क्यू आर का मान क्या होगा, या कौन पी क्यू आर का मान हमें पता करना है। ठीक है, क्यू पी आर का मान पता करना है। देखो इसमें अपने पास दे रखा है कि ये जो पी और क्यू ये दोनों किसके बराबर है, पी आर के। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, और किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं और दो कोण हमेशा बराबर होते हैं, और ये वाले दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर हम देखते हैं ये एक सरल रेखा है, ठीक है, इसको हम एक सरल रेखा यहाँ मानते हैं। अगर ये 100 डिग्री का है, यहाँ पर 100 डिग्री का है, तो इसका मान देखो, इन एक सरल रेखा पर बनने वाला जो कोण है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, पूरा 180 का होता है। 180 में से अगर ये 100 है तो ये कितना बचा 80 डिग्री का। ठीक है, अगर ये 80 का है तो ये भी कितना होगा 80 का, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब बचा अपने पास x। तो देखो एक त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो तीनों कोणों का योग है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 में से दो अपने पास 80 सीक है, तो 180 और 80 कितना होता है 160 डिग्री। ठीक है, और अपने पास तीनों का योग होता है 180, तो 160 तो ये दोनों हो गए, तो बचा कितना अपने पास 180 में से 160 गया तो 20 डिग्री। तो ये x का मान क्या हो जाएगा 20 डिग्री। तो जो x है वो है ना क्यू पी और आर। ठीक है, जो सेंटर में होता है वही लेना है हमें, तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का संबंध 7:4 होगा, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो देखो ये पिता है और ये पुत्र है, वर्तमान आयु की बात कर रहा है। ठीक है, तो वर्तमान आयु है दुगनी है, तो इसका मतलब पुत्र को x मान लो, ये 2x हो जाएगा। अब इसने कहा 8 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हम कहा जाएंगे भविष्य में, और 8-8 साल दोनों की उम्र में बढ़ा देंगे। तो पिता था पहले अपने पास 2x का, अब हो जाएगा 2x + 8, और पुत्र की आयु कितनी थी x, तो x में भी 8 साल और जोड़ देंगे। तो जो इनका नया अनुपात है वो क्या हो जाएगा 7:4। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 दूना 8x + 8 चौक 32 बराबर 7x + 8 को 7 से गुणा किया तो 8 7 56। x एक तरफ और नंबर एक तरफ कर देंगे। ये 7x यहीं रहेगा, इधर आएगा तो 8x यहीं रहेगा, इधर आएगा तो -7x बराबर ये 56 यहीं रहेगा, इधर आएगा तो -32। ठीक है, 8x में से 7x गया तो x, और 56 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 56 में से 32 गया तो अपने पास बचा 24। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 24, तो मतलब पुत्र 24 साल का है और ये पिता इसका दुगुना है, तो ये हो जाएगा 48 साल का। तो ये पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 48 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी। देखो संख्या कितनी है 5, जिनका औसत कितना दे रखा है 46, तो इनका योग क्या हो जाएगा 5 संख्याओं का। ध्यान रखना हमेशा संख्याओं को औसत से गुणा करने पर उनका योग आता है, तो अगर हम 46 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 230। अब इनमें से 5 में से जो पहली 4 नंबर है उनका औसत 45 है। ठीक है, तो अगर हम 5 में से 4 संख्याओं का अगर हम योग निकालते हैं, तो अगर हम 45 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 5 चौक 20 और 16 2 18 180। ठीक है, अब देखो 5 संख्याओं का योग कितना था 230, और उनमें से 4 संख्याओं का योग कितना है 180। तो ये पूछ रहा है कि पांचवी संख्या क्या, तो जो एक नंबर बच रहा है वो ये जो अंतर है वही है वो संख्या, तो इस 230 में से 180 को माइनस कर लेंगे तो क्या जाएगा 50। तो पांचवी संख्या क्या है 50। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट पार्ट है अपना रीजनिंग का, और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प को सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन है अपने पास किट कैट। ठीक है, KITCAT, और इसका रेशियो में क्या दे रखा है CATTIK। ठीक है, तो बताओ पेन टॉप। ठीक है, पेन टॉप का रेशियो क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये कैट इसने कंप्लीट लिखा है और यहाँ भी ये कैट कंप्लीट है। ठीक है, और यहाँ पर देखो किट, और इसका उल्टा करके इधर इसने टिक कर दिया है। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये फर्स्ट के 3 को आगे पीछे ले जाकर उल्टा कर रहा है, और सेकंड वाले जो 3 है उनको सेम टू सेम लिख रहा है। तो यहाँ देखो सेकंड के जो 3 है उसको सेम लिख दो टॉप।
ठीक है, और इसको पीछे ले जाकर उल्टा कर दो, यानी नैप, पेन का उल्टा क्या हो जाएगा, नैप। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना टॉप नैप। ऑप्शन नंबर देखो टॉप नैप कहाँ पर आ रहा है, टॉप नैप। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एक फिल्म में दो कलाकार है जिसमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है, तो बताओ उन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, एक दूसरे के बेटे का बाप है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर दो। ठीक है, आराम से कर सकते हो कि एक अपने आप में अगर इसको लेना चाहते हो कि आप एक कलाकार मान लो अपने आप को, ठीक है, तो आप ये सोचो कि आप किसके बेटे के बाप हो सकते हो। ठीक है, उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, थोड़ी देर चलकर वे अपने दाईं ओर घूमा और फिर अपने दाईं ओर घूमा, थोड़ी दूर चलकर वे फिर अपने दाईं ओर घूमा, अब उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक है, तो देखो हमेशा ध्यान रखना, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, और हमेशा कहाँ से चलना है, सेंटर से। तो एक शाम सूर्य की ओर चलना शुरू किया, तो देखो शाम को सूरज किधर होता है, हमेशा पश्चिम के अंदर। ठीक है, तो जो राजा ने किस तरफ चलना शुरू किया था, पश्चिम की ओर। ठीक है, थोड़ी दूर चला वे अपने दाएं ओर घुमा, तो देखो दायां किधर होता है, अपने राइट हैंड की तरफ। ठीक है, किस तरफ घुमा वो, राइट हैंड, और इधर घुमा। ठीक है, अब उसका मुंह इस साइड में, फिर अपने दाएं ओर घुमा, फिर दाएं ओर घुमा, मतलब इसका मुंह अब इस साइड में है। थोड़ी दूर चलकर वे अपने दाएं ओर, फिर दाएं ओर घुमा, अब इसका मतलब उसका मुंह इधर है। तो बताओ उसका मुंह अब किस दिशा में है, तो देखो ये नीचे की तरफ है मुंह, और इधर कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, सुधीर का कक्षा में ऊपर से 7वां तथा नीचे से 28वां स्थान है, तो बताओ उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। देखो एक लाइन है सीधी, उसके अंदर सुधीर का जो ऊपर से कौन सा स्थान है, यानी ऊपर से लेने पर उसका 7वां नंबर आता है, और नीचे से लेने पर उसका नंबर कौन सा आता है, 28वां। ठीक है, तो बताओ उस कक्षा के अंदर टोटल कुल कितने विद्यार्थी है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ से इसका नंबर 7 हुआ है, तो इसके ऊपर कितने बैठे हैं, 6 विद्यार्थी बैठे हैं। और अगर नीचे से देखते हैं तो इसके नीचे इधर यहाँ पर अगर इसका नंबर 28 आता है, तो नीचे कितना है, 27 विद्यार्थी बैठे, और एक ये खुद हो गया, यानी टोटल कितने हो गए, 6 + 1 + 27। तो टोटल अपने पास विद्यार्थी हो गए 27, और 6 सबको जोड़ेंगे तो 34 विद्यार्थी उस कक्षा के अंदर कुल है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अपने पास वर्ड दे रखा है मिस फॉर्चून, FORTUNE। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ड है जो इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं FORT। ठीक है, ये वर्ड लेते हैं, तो F देखो इसके अंदर है, OROT, ये कंप्लीट वर्ड यहाँ पर है, तो ये तो बन सकता है। ठीक है, हमें नहीं बनाया जा सकता वो ढूंढना है। ठीक है, देखो हम TURN टर्न को लेते हैं, तो TUR और N, ये चारों वर्ड भी है इसके अंदर, तो ये भी बन सकता है। ठीक है, सॉफ्ट देखते हैं, तो SOFT। ठीक है, ये रहा SOF और T, ये भी बन सकता है। देखो इसके अंदर R, ये रहा अपने पास O भी है, A देखो A इसके अंदर हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब ये रोम इसके अंदर नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा फटाफट कमेंट में बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।